आपके अपने चैनल ई एडुस्टार हिंदी पर आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता है। आज हम लोग 2020 जीके सीरीज के तीसरे मैच में प्रवेश कर रहे हैं, तीसरा मैच खेलने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पूर्व के जीके सीरीज में बताया जा चुका है कि आप इसे प्रारंभ करते समय यदि पेन और पेपर लेकर के बैठें तो यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला में 20 प्रश्न देखेंगे, लेकिन ये 20 प्रश्न आपके 50 से 100 प्रश्नों की तैयारी में सहायक होंगे। और यह सीरीज निरंतर चलता रहेगा विभिन्न विषयों पर। और इसमें जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं अब तक, चाहे वो किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की हो या एसएससी की हो या किसी अन्य प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन्हीं से इन प्रश्नों को लिया जा रहा है। तो अपनी तैयारी को मजबूत करें। हमारा प्रयास सफलता आपके साथ। एडुस्टार हिंदी आपके लिए निरंतर इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। तो आइए हम प्रवेश करते हैं आज के इस 2020 जीके सीरीज में। आज का यह जीके सीरीज भूगोल विषय पर आधारित है, ज्योग्राफी पर आधारित है, जिसमें भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। स्कोरिंग के बारे में आपको जानकारी है। यदि आपने पिछले जीके सीरीज को देखा है, नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के पिछले जीके सीरीज को भी देख सकते हैं। यदि आपने 18 से 20 प्रश्न सही किए तो आपका स्कोर, आपका रिजल्ट एक्सीलेंट कहा जाएगा। अगर 16 से 17 आपने किया तो वेरी गुड, 14 से 15 किया तो गुड, बिलो 14 या 14 से नीचे आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए आते हैं हम लोग 2020 जीके सीरीज के तीसरे भाग में। आज का आपका पहला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या 10। जी हां, अपना उत्तर सोचें जब तक कि स्क्रीन पर उत्तर आएगा। तो आइए अब मैं उत्तर बताता हूं। तो कर्क रेखा 8 भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है और इन भारतीय प्रदेशों का नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, या इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर आपको सारे नाम याद रहेंगे तो इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामयोत्तर नहीं गुजरती है। जी हां, जिससे समय निर्धारित होता है, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, तो वह रेखा कहां से नहीं गुजरती है यह बताना है। आपके ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से। कौन सा वह राज्य है जहां से आईएसटी की जो रेखा है, यामयोत्तर है, जी हां, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, तो कहां से नहीं गुजरती है? तो आपका उत्तर है महाराष्ट्र से। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से गुजरता है, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहां भी 5 राज्यों के नाम आपको जानना चाहिए, जिनसे होकर के भारत का मानक समय से संबंधित जो यामयोत्तर रेखा है, जो देशांतर है, वह गुजरती है। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है आज का तीसरा प्रश्न। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल
कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कवारती तथा मिनिकॉय के बीच, अमीन दीवी तथा कवारती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, या अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच। आप अपना उत्तर सोचें, बस कुछ ही पलों में स्क्रीन पर उत्तर आ रहा है। तो 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवारती तथा मिनिकॉय के बीच। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है, तो कवारती और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। आइए हम बाकी चैनलों के बारे में भी जान लें। तो लघु अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, जो आपके प्रश्न में था। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो आज के चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? भारत का ग्रीनविच, जी हाँ, ग्रीनविच इंग्लैंड में है और वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की रेखा उससे होकर गुजरती है। लेकिन भारत का कौन सा वह स्थान है जिसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? रोहतक, अवंती, उज्जैन या कुरुक्षेत्र? रोहतक, अवंती, उज्जैन या कुरुक्षेत्र? आपने उत्तर सोच लिया होगा। उत्तर है उज्जैन। उज्जैन में मुख्य मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है और प्राचीन काल से ही उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता था और इसीलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, जो 5वां प्रश्न है। मैकमोहन रेखा क्या है? अभी आसान प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, धीरे धीरे प्रश्न कठिन होंगे जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो मैकमोहन रेखा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं भारत चीन सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा या भारत बांग्लादेश सीमा। तो आपका उत्तर आपके सामने आ रहा है। मैकमोहन रेखा है भारत चीन सीमा, भारत चीन सीमा। उन्नीस 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित ये भारत और चीन के बीच की सीमा है। वहीं डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सर मोंटी डूरंट के द्वारा 1896 ईस्वी में लाया गया था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। तो इस प्रकार से भारत चीन सीमा रेखा जो है वह मैकमोहन रेखा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? अपना उत्तर सोचें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ, 7वां स्थान है। तो आपका उत्तर है 7वां। आइए देखते हैं कौन कौन से देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो भारत का 7वां स्थान है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 7वां प्रश्न, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड
या अरुणाचल प्रदेश? तो म्यांमार से सबसे बड़ी सीमा किस राज्य की है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार देश से स्पर्श करती है। इसके अलावे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की सीमा भी म्यांमार को स्पर्श करती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है आज का 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? म्यांमार के बाद बांग्लादेश से संबंधित प्रश्न। तो आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। ये 7 सिस्टर्स के राज्य हैं। जो पूर्वोत्तर में जो राज्य हैं उन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनसे जुड़ा हुआ यह राज्य है। तो इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श नहीं करता? आपका उत्तर है मणिपुर। और हम देखें कि असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये वे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं या जिनकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। आज का अगला प्रश्न जो है 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की कई श्रेणियां हैं, इसमें कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? आपके ऑप्शंस हैं बृहत हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, धौलाधर श्रेणी या शिवालिक श्रेणी। तो सबसे प्राचीन श्रेणी इनमें है बृहत हिमालय श्रेणी। बृहत हिमालय हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीन श्रेणी है, जिसका विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई और 120 से 190 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित इस श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाने वाली माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा जैसी चोटियां अवस्थित हैं। आइए हम आज के 10वें प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में कौन से पर्वत श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं? ये प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है। तो कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो कि नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित हैं? विंध्य, सतपुड़ा, राजमहल या अरावली? आप अपना उत्तर सोच लें। उम्मीद है आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। यह विंध्याचल के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है और इन दोनों नदियों के बीच में यह श्रेणी अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? आपके ऑप्शन है अजंता, सतपुड़ा, सह्याद्री और अरावली। इनमें से कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो केवल और केवल भारत के एक ही राज्य में फैली हुई है? जी हां, इसका उत्तर है अजंता। अजंता पर्वत श्रृंखला केवल और केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है, जबकि अरावली राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, सह्याद्री गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है। तो इस प्रकार से आप देखें कि इसमें कम से कम इस एक प्रश्न के विश्लेषण में 6-7 प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। तो अच्छी तरह से याद कर लें। इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं और मेरी श्रृंखला से आप नोट भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज का 12वां प्रश्न। भारतीय प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं दोदा बेट्टा, उटकमंड, अनाईमुडी या महाबलेश्वर। अनाईमुडी
इस प्रश्न का उत्तर है अनायमुडी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई, इस चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। तो यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। दंडकारण्य प्रदेश वास्तव में एक से ज्यादा राज्यों में स्थित है। आपको ऑप्शन से समझ में आया होगा कि 3 राज्यों में स्थित है, एक राज्य में स्थित नहीं है। वह कौन सा है यह बताना है। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा। आपका उत्तर है मध्य प्रदेश। दंडकारण्य प्रदेश मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, लेकिन यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक विस्तृत है, फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है आज का 14वां प्रश्न। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? जवाहर सुरंग का नाम आपने सुना होगा, तो यह किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? पीर पांजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी या त्रिकूट श्रेणी? जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी या त्रिकूट श्रेणी किससे संबंधित है? आपने उत्तर सोच लिया होगा। आपका उत्तर है पीर पंजाल श्रेणी। जवाहर सुरंग, जिसका दूसरा नाम बनिहाल सुरंग है, वह एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है और यह 2.85 किलोमीटर लंबी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से संबंधित है और इसका निर्माण 1954 में प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर, आज का 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, रॉकी, आल्प्स, हिमालय या इंडीज? यहां सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, आपका उत्तर है इंडीज। इंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ यह दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। वहीं रॉकी जो कि उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है, यह 4800 किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय भारत में अवस्थित है, जो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, विस्तृत है। और आल्प्स यूरोप में है, जो कि 1200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो इस प्रकार से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज है और सबसे ऊंची तो आप जानते हैं हिमालय है, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर, 16वां प्रश्न। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो भारत में है और यह किसका अंग है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का या उड़ीसा का? अर्थात विदर्भ किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? आपका उत्तर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भाग को विदर्भ प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें मुख्यतः नागपुर एवं औरंगाबाद मंडलीय क्षेत्र आता है। नागपुर और औरंगाबाद मंडलीय क्षेत्र को मिला करके विदर्भ नामकरण किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर, 17वां प्रश्न। इनमें से कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? गंगा, दामोदर, कोसी या गोमती? ये 4 नदियां आपको दी गई हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है और नेपाल तथा उत्तर भारत में अपनी सहायक नदियों के माध्यम से पूर्वी नेपाल होते हुए तिब्बत तक यह प्रवाहित होती है। तो कोसी बिहार का शोक, इसे मार्ग परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर, 18वां प्रश्न आज का।
निम्नलिखित में से कौन से शहर निम्नलिखित में कौन से शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं? कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर, सूरत, कोटा या कटक। इसमें एक शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वह शहर है। तो आपका उत्तर आपके सामने है, वह है जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बाकी जो शहर हैं, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे और कटक महानदी के किनारे अवस्थित है। ये भारत के प्रमुख शहर हैं जो कि नदियों के किनारे अवस्थित हैं। बाकी शहरों के बारे में भी आपको जानना है। आप सभी शहर और जिस नदी के किनारे अवस्थित हैं उनका नाम याद कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब आज के 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सालसेट द्वीप पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप, कालीकट, विशाखापत्तनम या मुंबई, इनमें कौन है जो सालसेट द्वीप पर स्थित बंदरगाह है? एक द्वीप जिस पर एक बंदरगाह, भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह अवस्थित है, वह है सालसेट द्वीप। तो आपका उत्तर है मुंबई। मुंबई पत्तन का अधिकांश भाग सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब आज का अंतिम प्रश्न। तो आज का अंतिम प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। आज का 20वां प्रश्न। कौन सा नगर भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का जनक है? यानी ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस नगर से हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, बंगलोर, दिल्ली या चंडीगढ़। इनमें से कौन सा वह नगर है जहां ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ हुआ था? तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर है कानपुर। कानपुर जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वहां 1876 ईस्वी में लाल इमली के नाम से भारत का पहला ऊनी वस्त्र का कारखाना खोला गया था और इसीलिए उसे ऊनी वस्त्र उद्योग का जनक कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आज का यह जीके सीरीज आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छा स्कोर किया होगा। हमारा प्रयास, सफलता आपके पास। आप मेहनत करें। मैं आपके लिए निरंतर नए नए एजुकेशनल, मोटिवेशनल, सामान्य अध्ययन और अन्य विषयों से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सुझाव के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।